Previous lecture discussed the topic chemical bonding. Today I will discuss the molecular orbital theory. रासायनिक आबंध नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था। उसके बेस पर काफी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा। अब जानकारी जो लेना है वो चैप्टर के लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना होगा। आणविक कक्षक सिद्धांत से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना है। देखिए, इस अध्याय में जो भी बातें हम लोगों ने शुरुआती स्टेज में पढ़ा था उसमें आपको बातें बताई गई थी कि अध्याय पूरा हम लोगों को 4 पार्ट में पढ़ना था, जिसमें 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब केवल और केवल एक पार्ट चैप्टर का लास्ट जो बचा है वो आणविक कक्षक सिद्धांत। वो कौन सा बचा है? आणविक कक्षक सिद्धांत का बचा है, जिसके लिए आप लोग रोमन नंबर 4 की हेडिंग लिखिए, आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। इसी से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना है और यही चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यही पढ़ेंगे दिन अध्याय की समाप्ति हो जाएगी। अब बातें सुनिए, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में सबसे पहले हुंड तथा मूलिकन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात किया जाए तो इसके बारे में सबसे पहले हुंड तथा मूलिकन नामक वैज्ञानिक ने 1932 में बताया था। कब बताया था? हुंड और मूलिकन ने बताया था, 1932 में बताया था। और इन्होंने भी अतिव्यापन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। इतने बात पहले लिखिए, फिर इन्होंने कैसे क्या एक्सप्लेनेशन दिया वो सब डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे। अभी इतनी बातें लिखिए। आणविक सिद्धांत को हुंड तथा मूलिकन नामक वैज्ञानिक ने 1932 में विकसित किया था, जिसके मुख्य लक्षण निम्न हैं। नंबर एक, अब बातें सुनिए। पहली बात इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जब 2 परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो वे अपने उनके परमाणविक ऑर्बिटलों की पहचान समाप्त हो जाती है। जब 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं तो वे अपनी पहचान को खो देते हैं, जिससे परस्पर अतिव्यापन द्वारा एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। बस समझिए, जब 2 परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं तो वे अपने परमाणविक ऑर्बिटलों की पहचान खो देते हैं और परस्पर अतिव्यापन द्वारा नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसे आणविक ऑर्बिटल कहते हैं। लिखिएगा इसके अंतर्गत, जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके परमाणविक ऑर्बिटलों की पहचान
उनके परमाणविक ऑर्बिटलों की पहचान समाप्त हो जाती है, की पहचान समाप्त हो जाती है और वे परस्पर अतिव्यापन द्वारा नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, जैसे आणविक ऑर्बिटल कहा जाता है। ये जो आणविक ऑर्बिटल होते हैं ये बहुकेंद्रीय होते हैं, अर्थात इसमें केंद्र की संख्या एक से ज्यादा होती है। नंबर 2 लिखिएगा उसके अंतर्गत, आणविक ऑर्बिटल बहुकेंद्रीय होते हैं। नंबर 3, अब जैसे आणविक ऑर्बिटल जानते हैं इनमें अतिव्यापन तभी होता है जब परमाणविक ऑर्बिटलों की ऊर्जा लगभग समान। अब नंबर 3 लिखिए, आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण केवल उन्हीं परमाणविक ऑर्बिटल द्वारा किया जाता है जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। और फिर बातें हैं जो एक ऑर्बिटल होते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो नंबर 3 लिखिएगा, नहीं नंबर 4 लिखिए, एक ऑर्बिटल में, नंबर 4 है, एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। नंबर 5 लिखिए, नंबर 5 लिखिएगा, आबंध आणविक कक्षक की ऊर्जा प्रति आबंध आणविक कक्षक से कम होती है। तो ये बातें थी। तो ये इतनी किसकी बातें थी? आणविक कक्षक सिद्धांत में हुंड और होलेकर ने क्या बातें बताई थी। वो बातें हम लोगों ने जाना कि अतिव्यापन कब होता है कि जब 2 परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं तो वे अपनी पहचान को खो देते हैं, जिससे वे परस्पर अतिव्यापन द्वारा नए ऑर्बिटल का निर्माण कर लेते हैं। अतिव्यापन तभी हो पाएगा जब उनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, परमाणु कक्षकों के संयोग करने की शर्तें। परमाणु कक्षक संयोग कब करेगा इसी के बारे में जानकारी लेना है। तो सबसे पहले इसमें बातें हैं तभी जब क्या होते हैं, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा
समान या लगभग संयोग तभी होगा जब उनकी ऊर्जा कैसी हो, समान हो या लगभग कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी क्या होगा, उसमें अतिव्यापन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो लिखिएगा इसके अंतर्गत नंबर 1, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा, समान या लगभग समान होनी चाहिए, नंबर 2 लिखिए, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के की आणविक अक्ष के परितः समान सममिति होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अतिव्यापन और कब होगा, जब उनकी सममिति क्या होगी, समान होगी। सममिति या यूं कह दूं कि उनकी कैटेगरी समान होगी। जैसे कोई 2pz हो, जैसे क्या है, कोई 2pz ऑर्बिटल है, तो ये किससे अतिव्यापन करेगा, 2pz से ही कर पाएगा। ये जो 2pz है, अगर कोई ये सोचे कि 2px या 2py से कर ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बस सममिति की बात है कि अगर क्या होगा, सममिति समान होगी तो ही अतिव्यापन होगा। यदि pz ऑर्बिटल है तो किससे अतिव्यापन करेगा, pz से ही करेगा, क्योंकि इन दोनों की सममितियां कैसी हैं, समान हैं। ये कभी भी px या py से नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनकी और इनकी सममितियां समान नहीं है। लिखिएगा इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में ना पॉइंट बना के, नंबर 2 जो लिखे हैं एग्जाम्पल में पॉइंट बना के सममिति वाली बात समझ लेते हैं। देखिए 2pz परमाणु कक्षक, 2pz परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 2pz कक्षक से, दूसरे परमाणु के 2pz कक्षक से संयोग करेगा, जबकि 2px से नहीं, क्योंकि उनकी सममितियां समान नहीं हैं। नंबर 3 लिखिए, ये जो भी ऑर्बिटल हैं ये संयोग कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग होनी चाहिए। नंबर 3 लिखिए, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए। फिर पॉइंट बना के नंबर 4 लिखिए, पॉइंट बना के नंबर 4 लिखिए, परमाणु कक्षकों के, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखने वाली बात है। एक बात आएगी बॉन्ड ऑर्डर, बंध कोटि, वही हम लोग मुख्य रूप से समझेंगे। थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रेजोनेंस है, बाकी इसमें लिखना थोड़ा सा ज्यादा है।
नंबर 4 में, तो उसमें करोगे क्या, पढ़ना है तो लिखना पड़ेगा ही। नंबर 4 लिखिए, कोई इतना ज्यादा मतलब है भी नहीं इन सबसे। परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग के दौरान, के रैखिक संयोग के दौरान यदि चक्करण समान होता है, के दौरान यदि चक्करण समान होता है तो उनमें योग होता है, तो उनमें योग होता है और वे आबंधी आणविक ऑर्बिटल का, और वे आबंधी आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। फिर पॉइंट बना के लिखिए, यदि चक्करण असमान होता है, यदि चक्करण असमान होता है तो प्रति आबंधे आणविक ऑर्बिटल का, प्रति आबंधी आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ऑर्बिटल का निर्माण कैसे होता है, ये वाली बातें मैं आपको दर्शवा नहीं रहा हूं, ठीक है। इसमें से जो एक बात निकल के आएगी वो अभी लिखा देंगे। पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिए, सिग्मा आबंधी आणविक कक्षक, सिग्मा आबंधी आणविक कक्षक में एक भी नोडल तल नहीं होते। नोडल तल क्या होता है अभी आपको समझा देंगे, अभी लिख लीजिए, एक भी नोडल तल नहीं होता। फिर पॉइंट बना करके लिखिए, पॉइंट बना करके लिखिए, सिग्मा प्रति आबंधे और पाई आबंधी आणविक कक्षक, पाई आबंधी आणविक कक्षक में एक नोडल तल होते हैं, एक नोडल तल होते हैं। फिर पॉइंट बना करके लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, पाई प्रति आबंधे आणविक कक्षक, पाई प्रति आबंधी आणविक कक्षक में, पाई प्रति आबंधी आणविक कक्षक में दो नोडल तल होते हैं, पाई प्रति आबंधी आणविक कक्षक में दो नोडल तल होते हैं। हेडिंग लिखिए, नोडल तल, हेडिंग लिखिए नोडल तल। नोडल तल मतलब कि नोडल प्लेन, नोडल तल मतलब क्या लिखना, देखिए क्या होते हैं, जब अंतरनाभिकीय अक्ष को तल के लंबवत, अंतरनाभिकीय अक्ष को तल के लंबवत ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, नोडल तल कहते हैं। ये डिवाइड कर रही रेखा है ना, ये सब क्या है, नोडल। लिखिए पॉइंट बना करके हेडिंग पढ़िए, उसके अंतर्गत लिखिए, जब अंतरनाभिकीय अक्ष तल के ऊपर और नीचे
अक्ष तल के ऊपर और नीचे केंद्रित रहता है, तो इसे नोडल तल कहते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर। एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर। इसके अंतर्गत लिखिएगा आणविक ऑर्बिटलों के ऊर्जा की गणना, आणविक ऑर्बिटलों के ऊर्जा की गणना प्रावैगिक स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा की जाती है। फिर पॉइंट बना के लिखिए द्विपरमाणु अणुओं के आणविक कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ये क्रम आप लोगों को लिखना है, लिखते रहिए। सिग्मा 1s प्रत्यारंभ, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s प्रत्यारंभ, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px बराबर पाई 2py, पाई प्रत्यारंभ 2px बराबर पाई प्रत्यारंभ 2py, सिग्मा प्रति आबंधी 2pz। यह आपको लिखना है, प्रयास करिएगा, इसे याद भी रख लेना। ये किस लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली बात हम लोग पढ़ा करते थे क्लास 9 में ना, 1s 2s 2p के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया करते थे। तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसका हम लोग किस आधार पे करते हैं, आणविक कक्षक क्या है। ये भी एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किस आधार पे करते हैं, आणविक कक्षक के आधार पर करते हैं। बढ़ते ऊर्जा का एक बढ़ता क्रम है, वहां भी ऊर्जा का बढ़ता क्रम हुआ करता था। अब इसमें बातें ये हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसकी सहायता से हम लोग निकालते क्या है, बंधकोटि निकालते हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं, बंधकोटि निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बंधकोटि, वो बातें बताएंगे। आपको एक शॉर्टकट ऐसा भी मेथड बता देंगे कि अगर इसको ना भी याद रहे तो भी आप बंधकोटि निकाल सकते हो। बस आपको एक ऐसा भी तरीका बता देंगे, बताएंगे कि आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, बंधकोटि निकाल सकते हैं।
तो उसमें आपको न ज़्यादा याद करने की ज़रूरत होगी, न लिखने की ज़रूरत होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ऐसे ही समझिए मुँह ज़बानी आपको याद करवा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आगे जो इसे लिख लीजिएगा, जिसके ऊपर स्टार लगा होता है उसे प्रतिआबंधी कहते हैं, ये जानते रहिएगा। एक पॉइंट बना करके लिख दीजिए, पॉइंट बना के लिखिए B2, C2, B2, C2, N2 के लिए, B2, C2, N2 के लिए सिग्मा 2pz का मान, सिग्मा 2pz का मान पाई आबंधी से ज्यादा होता है, पाई आबंधी से ज्यादा होता है। यानी ये जो सिग्मा 2pz है ना, B2, C2, N2 के केस में यहां पर चला जाता है। ये इतनी बातें हैं बस। पॉइंट बना के फिर लिखिए, जिस अणु में आबंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिस अणु में, यहां से हम लोग अस्थायी और अस्थायी जानेंगे। जब क्या होगा, आबंध इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, प्रतिआबंध की कम होगी, तो अस्थायित्व ज्यादा होगा। देखिए, जिस अणु में आबंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, आबंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, वह अणु अस्थायी होगा, वह अणु अस्थायी होगा। तथा जिसमें कम होगी, तथा जिसमें कम होगी, तो वह अस्थायी, तो वह अस्थायी होगा, अस्थायी होगा। नेक्स्ट अब हेडिंग लिखिए, आबंध कोटि। यही आबंध कोटि में ना, इसका हम लोग एप्लीकेशन दिखाएंगे हम आपको। इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या एग्जाम्पल होते हैं, धैर्य बना के ही रखना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे, तब इसका महत्व आपको समझ आएगा। अभी तो समझ उतना नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको हेडिंग लिखना है, आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर, आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर। सिर्फ और सिर्फ हेडिंग ही आगे लिखिएगा, बाकी और कुछ मत लिखिएगा। बातें हम लोग जानेंगे कि बंध कोटि किसे कहते हैं। आप सुनिएगा कि बंध कोटि कहते किसे हैं। आबंधी आणविक कक्षक, आबंधी आणविक कक्षक को एवं प्रति आबंधी आणविक कक्षक को, आबंधी आणविक कक्षक को एवं प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित, कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे को बंध कोटि कहते हैं। आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित, आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित और प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे को बंध कोटि कहते हैं। लिखिएगा, आबंधी आणविक कक्षकों, आबंधी आणविक कक्षकों एवं प्रति आबंधी, आबंधी आणविक कक्षकों एवं प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के, संख्या के अंतर के आधे को
बंध कोटि कहते हैं, बंध कोटि कहते हैं। अब ये फार्मूला आप दर्शा दीजिएगा। यहीं से डेफिनेशन भी बनी है, यहीं से क्या बनी है, डेफिनेशन भी बनी है कि बंध कोटि कहते किसे। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, फार्मूला छोटा सा दर्शा दीजिए। अब बात समझो, अगर कभी कोई एग्जाम्पल ऐसा बनता है कि जिसमें बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 हो जाता है तो उसमें कोई भी बंध नहीं पाया जाएगा, तो उसमें कोई भी बंध, यदि बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 होगा तो उसमें कोई भी बंध नहीं पाई जाएगी, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होगा। लिखिए इसके अंतर्गत, यदि बॉन्ड ऑर्डर का मान, यदि बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 होता है, तो उसमें कोई भी बंध, तो उसमें कोई भी बंध नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, अर्थात कोई आकर्षण बल, अर्थात कोई आकर्षण बल नहीं होगा, कोई आकर्षण बल नहीं होगा। फिर पॉइंट बना के देखिए, देखिए ये जो NB है ना, आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखना चाहें तो लिख लें। आप NB बराबर आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Na बराबर प्रति आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात यह है कि जान बात सुनिए, यदि NB का मान Na से ज्यादा होगा, किसकी बात कर रहे हैं, आबंधी का मान प्रति आबंधी से ज्यादा होगा, तो बंध कोटि कैसी होगी, धनात्मक होगी, और अणु कैसा होगा, अस्थायी होगा। पॉइंट बनाकर लिखिए, यदि ऐसे लिखिए, NB इज ग्रेटर देन Na, यदि NB इज ग्रेटर देन Na हो तो बंध कोटि धनात्मक होगी, तथा बंध कोटि धनात्मक होगी, तथा अणु अस्थायी होगा। फिर पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, बंध कोटि बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। फिर पॉइंट बना के लिखिए, बंध कोटि अणु की बंध ऊर्जा, और बंध शक्ति के, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध शक्ति के समानुपाती होती है। Bond order is directly proportional to bond energy and bond strength। अब बात सुनिए, आपको कुछ तरीका ऐसा बताया जाए कि जिसकी वजह से आपको बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न करना पड़े,
और आप आसानी से किसी के भी क्या बता दें, बंध कोटि बता दें। आप आसानी से किसी भी की क्या बता दें, आपको अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाए कि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है तो उसके बंध कोटि कितनी होगी। जैसे एक आध एग्जाम्पल के नाम से यहाँ दर्शाते हैं। जैसे अगर आपको निकालना हो, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, इसकी बंध कोटि निकालना हो, ऑक्सीजन की बात किया जाए तो परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। अब इस 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके आधार पर करोगे, इसी के आधार पर सिग्मा 1s प्रत्याबंधी सिग्मा 1s सिग्मा 2s, इसी के आधार पे आपको करना। तो ये देखिए मैं कर रहा हूँ, सिग्मा 1s प्रत्याबंधी सिग्मा 1s सिग्मा 2s प्रत्याबंधी सिग्मा 2s सिग्मा 2pz 8 करना 1 2 3 4 तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही होगा। सिग्मा 1s में 2, इसमें जितना है ना प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। सिग्मा 1s प्रत्याबंधी सिग्मा 1s सिग्मा 2s प्रत्याबंधी सिग्मा 2s, परमाणु क्रमांक 8 तक था, 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये देखिए बंध कोटि की बात किया जाए तो 1/2 आबंधी माइनस बंधी माइनस अनाबंधी। अब ये देखिए NB बंधी वाले मतलब कि बिना स्टार वाले, बिना स्टार वाला यहाँ कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2-2 4 माइनस आबंधी जिसके ऊपर स्टार लगा है तो कितने हैं, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 इसके पास, इसमें भी 4, अर्थात बंध कोटि कितनी आ गई, 0। बंध कोटि कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक इसी प्रकार यदि आपको किसी और का करना होगा, जैसे S का करना होता, आपको किसका करना होता, S का करना होता, तो इसका कैसे करते हैं, तो ये सब आपको नोट नहीं करना, आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके एप्लीकेशन से आप कैसे निकालोगे। और मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा, आप क्या बता दोगे, किसी भी एलिमेंट का आपको क्या पता चल जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी, तो आप आसानी से क्या बता दोगे, उसके बॉन्ड ऑर्डर। तो अगले एग्जाम्पल के नाम पे जैसे देखिए मैं आपके सामने क्या ले रहा हूँ, जैसे आपको क्या करना है, S सल्फर की क्या बताना, बंध कोटि। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, सिग्मा 1s होगा, सिग्मा 1s प्रत्याबंधी सिग्मा 1s सिग्मा 2s प्रत्याबंधी सिग्मा 2s सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई 2py 1 2 3 4। इससे बाद फिर क्या था, पाई प्रत्याबंधी 2px, प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही भरने, प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही भरने। अब ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर की बात किया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या, 1/2 NB माइनस NA, 1/2 कैसा, जिसके ऊपर स्टार ना लगा हो। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस जिसके ऊपर स्टार लगा, ये देखो 2 4 6। अब ये देखिए बंध कोटि कितनी आ गई, 3, 10 में से 6 गया 4 2 4, 4/2 2 बराबर कितना, बंध कोटि इससे कितनी आ गई, 2। यानी परमाणु क्रमांक 16, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होगी तो बंध कोटि कितना होगा, 2 होगी। बस बता रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं एक चीज, अब हम जो बता रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि ये जो रोमन नंबर 4 था उसमें सबसे ज्यादा मुख्य बात यही है। अगर बंध कोटि की बात करें, यदि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 8 20,
यदि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो या 8 हो या 20 होगी तो बंध कोटि का मान 0 होगा। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 8, 20 होगी तो बंध कोटि का मान क्या होगा? 0 होगा। ये जानते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब इसी फॉर्मूले पे रख के हमने कैलकुलेट किया है, उसके बाद आपको बता रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको 4 का निकलवाया था, 0 आया था, ठीक है। तो ये सब हम कैलकुलेट करके आपको डाटा बता रहे हैं। इन जनरल एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परमाणु क्रमांक 20 तक के, क्योंकि मैं जो है देखता रहता हूँ, प्रत्येक पेपर के एनालिसिस करता हूँ, तो उसमें जो इन जनरल मैंने देखा है कि 20 तक का पूछते हैं। 20 से ज्यादा अगर पूछते हैं तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी ट्रिक है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बच जाओगे। आप ये जानिए 20 तक की ये जो बातें होती हैं इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हो, चाहे कंपटीशन की बात हो, चाहे बोर्ड लेवल की बात हो या ग्रेजुएशन लेवल की बात हो, पूछे प्रत्येक जगहों पे ये जाते हैं और ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है। तो अगर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है या 8 है या 20 है तो बंध कोटि क्या होगी? 0 होगी। ठीक, ये फॉर्मूले पे रख के हमने निकाला जो आपको बता रहे हैं। अब जो एक बार रिपीट कर रहे हैं उससे सुनिए। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो बंध कोटि होगी 0.5। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो बंध कोटि 0.5। 2 है तो 1 होगा। यदि 3 है तो बंध कोटि 0.5। 4 है तो 0। यदि 5 है तो बंध कोटि 0.5। 6 है तो बंध कोटि 1। 7 है तो 0.5। 8 है तो फिर 0। अब 9 से 14 तक 0.5 बढ़ाते रहो। 9 से 14 तक 0.5 बढ़ाते रहना है। यदि परमाणु क्रमांक 9 है तो उसकी बंध कोटि होती है 0.5। 10 है तो 1। 11 है तो 1.5 होगी। 12 है तो 2। 13 है तो 2.5। 14 है तो 3। मैक्सिमम बंध कोटि परमाणु क्रमांक 14 के लिए होती है 3 होती है। बात समझ पाए? आप जानते हैं 15 से 20 तक 0.5 घटाना है। 15 के लिए कितना हो जाएगा? 2.5। 16 के लिए कितना होगा? 2। आपके सामने निकला है परमाणु क्रमांक 16 के लिए 2। 16 के लिए 2। 17 की अगर बात किया जाए तो 17 के लिए 1.5 निकाल के आप देख लीजिएगा। 17 के लिए 1.5। 18 के लिए 1। 19 के लिए 0.5 और 20 के लिए 0। ये बंध कोटि की बातें हैं। इस फॉर्मूले पे रख के हमने सारा डाटा निकाला है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो याद करने के लिए काफी आसान है। 9 से लेकर के 14 तक 0.5 बढ़ाते रहो। 15 से लेकर के 0.5, 15 से लेकर के 20 तक 0.5 घटाते रहो। और जानते हैं 9 से पहले जितना है 1.5, 1.5, 1.5, 0 इसी का कॉम्बिनेशन ही है, तो कोई प्रॉब्लम उसकी बात ही नहीं है। फिलहाल मैं आपको लिखाते तो नहीं है, अगर क्लास होता तो ना ही लिखाते, ये तो अलग बातें हैं। वर्चुअल क्लास है इसीलिए लिखा दे रहे हैं। क्लास होता तो डायरेक्ट मान के चलिए जब क्लास होता है ना तो उसमें ये सब बातें डायरेक्ट आपको याद करवा देते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है ना, वर्चुअल क्लास होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और यहाँ हम बांड कर रहे हैं, बांड ऑर्डर। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 टोटल इलेक्ट्रॉन और ये है बॉन्ड ऑर्डर। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो बंध कोटि 0.5। 2 तो 1। 3 तो 0.5। 4 तो 0। 5 तो 0.5। 5 तो 0.5। 6 तो 1। 7 तो 0.5। 8 तो 0। 9 की बात किया जाए तो 0.5। 10 की बात किया जाए तो 1। 10 की बात किया जाए तो 1। 11 की बात किया जाए तो 1.5। 12 के लिए 2। 13 के लिए 2.5। 14 के लिए 3। यही मैक्सिमम होता है। यही क्या होता है? मैक्सिमम। अब घटाते रहो।
15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1, 19 के लिए 0.5, 20 के लिए 0, 20 के लिए 0। इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन IIT, नीट, एम्स इन सब के एग्जाम में जरूर पूछती है क्वेश्चन, स्पेशली IIT में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसके अलावा आपके जो ग्रेजुएशन एग्जाम होते हैं उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन को देखा गया है। नहीं तो आपके पास भी पेपर है, आपके घर में कोई होगा पढ़ने वाला तो उठा के देख सकते हैं। तो ये तो इसकी बातें थी। अब इसके बेस पर क्वेश्चन आपको कराएंगे, इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अब मैं आपको वो कराने वाला हूँ। लेकिन बात शर्त ये है कि इसे जो बताया गया है इसे याद रख लेना, इसे याद रखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। याद रखोगे तभी कर पाओगे। तो वो जो क्वेश्चन है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखाऊंगा। लेकिन आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।